प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वे रूटीन सरकार चलाने में यकीन नहीं रखते हैं। इसी की बानगी उनके तीसरे कार्यकाल के पहले फैसले में देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार का पहला फैसला देश के करोड़ों किसानों को ध्यान में रखकर लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार शपथ लेने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की। इस फैसले से 9.3 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इस फैसले को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि हम किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि क्षेत्र के लिए और काम करते रहेंगे। इससे पहले पीएम किसान योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को फरवरी महीने की 28 तारीख को 16वीं किश्त के पैसे बैंक खाते में भेजे गए थे। केंद्र सरकार देश के किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। 9 जून 2024 की ये तस्वीरें भारतीय राजनीति में एक नई इबारत लिखने वाली रही। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार देश की कमान संभाल ली है। राष्ट्रपति भवन में रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। 9 जून को इस खास अवसर का साक्षी पूरा विश्व बना। देश के प्रधानमंत्रियों के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ जब किसी व्यक्ति को 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला हो। नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे। 2019 में वे दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। अब 2024 में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। कैबिनेट में कुल 30 कैबिनेट मंत्रियों को जगह दी गई है। नई कैबिनेट में जहां कुछ पुराने चेहरों को फिर से जगह मिली है, वहीं कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। कैबिनेट में बीजेपी ने गठबंधन के अपने सहयोगियों को भी जगह दी है। तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति रामविलास और जनता दल सेक्युलर को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राजनाथ सिंह ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। वर्ष 2014 में बीजेपी सरकार बनने के बाद वे गृह मंत्री बने थे। बाद में मोदी कैबिनेट के दूसरे कार्यकाल में उन्होंने रक्षा मंत्री का पदभार संभाला। राजनाथ सिंह लखनऊ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं। राजनाथ सिंह के बाद शपथ लेने वालों में अमित शाह रहे। पिछली सरकार में अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री का पद संभाला। वे गुजरात की गांधीनगर सीट से दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। पिछली सरकार में परिवहन मंत्री का पदभार संभालने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी को इस बार भी कैबिनेट में जगह मिली है। इस बार भी उन्होंने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। नितिन गडकरी महाराष्ट्र के नागपुर से सांसद निर्वाचित हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष और मौजूदा राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा को इस बार कैबिनेट में जगह मिली है। वर्ष 2020 से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और उनका कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मोदी सरकार की कैबिनेट में जगह मिली है। लोकसभा चुनाव में विदिशा से सांसद चुने गए शिवराज सिंह चौहान का नाम बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शामिल है। निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। वे कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। इससे पहले उन्होंने 2019 में
कॉरपोरेट मामलों की मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में पदभार संभाला था। तीसरी मोदी कैबिनेट में एस जयशंकर को भी जगह मिली है। एस जयशंकर नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में विदेश मंत्री का पद संभाल चुके हैं। वे गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। एस जयशंकर लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। मनोहर लाल पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। उन्होंने मार्च में हरियाणा के सीएम पद से इस्तीफा दिया। मनोहर लाल हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के पूर्व सीएम रह चुके हैं। 18वीं लोकसभा के चुनाव में कुमारस्वामी ने कर्नाटक की मांड्या सीट से जीत दर्ज की है। पीयूष गोयल की भी गिनती भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेताओं में होती है। उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। पीयूष भी पीएम मोदी के पहले कार्यकाल यानी 2014 से उनकी टीम में शामिल हैं। पीयूष गोयल उत्तरी मुंबई लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान को भी नई सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। धर्मेंद्र प्रधान पिछली दोनों सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। ओडिशा की संबलपुर सीट से धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा सांसद चुने गए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। वो पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। जीतन राम मांझी गया लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए हैं। जेडीयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को इस बार मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया है। वे पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट से लल्लन सिंह सांसद चुने गए हैं। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में सर्बानंद सोनोवाल भी शामिल रहे। वे पिछली बार भी कैबिनेट मंत्री थे। सर्बानंद सोनोवाल असम के सीएम भी रह चुके हैं। उन्होंने डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। पिछली सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को एक बार फिर कैबिनेट में जगह मिली है। वे मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। वीरेंद्र कुमार नरेंद्र मोदी की पहली 2 सरकारों में भी मंत्री रह चुके हैं। टीडीपी के कोटे से राम मोहन नायडू को मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है। वे आंध्र प्रदेश की श्री काकुलम सीट से लोकसभा सांसद चुने गए हैं। प्रहलाद जोशी को मोदी मंत्रिमंडल में फिर जगह मिली है। वे कर्नाटक कोटे से मंत्री बने हैं। मोदी सरकार 2.0 में प्रहलाद जोशी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, कोयला और खदान मंत्री थे। वे 5वीं बार कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। मोदी कैबिनेट में शामिल होने वालों में जुएल उरांव भी शामिल हैं। वे उड़ीसा की सुंदरगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। जुएल उरांव पीएम मोदी की पहली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। गिरिराज सिंह को मोदी सरकार में एक बार फिर जगह मिली है। गिरिराज सिंह बिहार के बेगूसराय सीट से सांसद चुने गए हैं। गिरिराज सिंह प्रधानमंत्री मोदी की पहली दोनों सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। राज्यसभा सांसद अश्विनी वैष्णव एक बार फिर नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में रेल मंत्री रहने के साथ अश्विनी वैष्णव इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी नई मोदी सरकार में फिर से जगह मिली है। वे चौथी बार केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया नरेंद्र मोदी की सरकार में दूसरी बार मंत्री बनने के अलावा यूपीए सरकार की दोनों सरकारों में मंत्री रहे हैं। वे मध्य प्रदेश की गुना सीट से सांसद चुने गए हैं। भूपेंद्र यादव को भी एक बार फिर मोदी सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है। वे राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। भूपेंद्र यादव पिछली सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल में राजस्थान के बीजेपी के कद्दावर नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने लगातार तीसरी बार मंत्री पद की शपथ ली। वे राजस्थान की जोधपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत पीएम मोदी की पिछली सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। झारखंड की अन्नपूर्णा देवी को केंद्र की नई सरकार के कैबिनेट में जगह मिली है। अन्नपूर्णा देवी झारखंड के कोडरमा से सांसद हैं। पिछली सरकार में भी ये राज्य मंत्री थी। किरण रिजिजू का राजनीतिक जीवन काफी शानदार रहा। वे चौथी बार सांसद चुनकर आए और केंद्र में मंत्री बनाए गए। किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद चुने गए हैं। नई संसद के निर्माण को आगे बढ़ाने और देश को 2 तेल संकटों से निकालने में अपनी कूटनीतिक सूझबूझ का परिचय देने वाले पूर्व राजनयिक हरदीप सिंह पुरी को एक बार फिर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। हरदीप सिंह पुरी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। वे नरेंद्र मोदी की पहली दोनों सरकारों में भी मंत्री रहे हैं। मनसुख मांडविया को भी एक बार फिर से मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। वे पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं।
गुजरात की पोरबंदर लोकसभा सीट से मनसुख मांडविया पहली बार सांसद चुने गए हैं। जी किशन रेड्डी को एक बार फिर कैबिनेट में शामिल किया गया है। वे तेलंगाना की सिकंदराबाद सीट से सांसद चुने गए हैं। नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में भी जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। लोक जनशक्ति रामविलास के चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वे पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं। चिराग पासवान बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। एलजेपी रामविलास के 5 सांसदों को 18वीं लोकसभा में चुनाव में जीत मिली है और उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। सीआर पाटिल ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। सीआर पाटिल गुजरात के नवसारी लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। सीआर पाटिल पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं। नई मोदी सरकार में 5 मंत्रियों स्वतंत्र प्रभार को जगह मिली है। इसके अलावा 36 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। शपथ ग्रहण समारोह को न केवल देश में बल्कि विश्व भर में देखा गया। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन ने 543 में से 293 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई है। राष्ट्रपति भवन में खुले आसमान के नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार शपथ ली। मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आमतौर पर इस तरह के नज़ारे भारतीय राजनीति में देखने को कम ही मिलते हैं, जब लीक से हटकर नई लकीर खींची जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में हमेशा से ही एक बात बहुत ही साफ है कि वो बनी बनाई धारणाओं में कुछ ऐसा जोड़ते हैं जो देश के आम जनमानस को भा जाता है। इसी कड़ी में उनका शपथ लेना भी अपने आप में खास रहा। इन शपथ की तस्वीरों से इतर एक बात और उठ रही है कि ये सरकार
कैसे चलेगी? किंतु परंतु के सवाल सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं, तो जवाब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। मैंने पहले भी कहा था कि जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है। और वो मेरा चुनावी वाक्य नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है। हमें और तेजी से, और विस्तार से, और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए दल साथ आते हैं, गठबंधन करते हैं। उसमें हर पार्टी का एक छुपा हुआ गणित होता है, अपने सियासी नफे नुकसान और रणनीतियां होती हैं। लेकिन इसके उलट एनडीए एक ऐसा गठबंधन है जो जीत में साथ रहा तो हार में भी बिखरा नहीं। हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ। एनडीए गठबंधन को करीब 3 दशक का समय हो चुका है। आज एनडीए देश के 22 राज्यों में अपनी सरकार चला रहा है। देश के 10 आदिवासी बहुल राज्यों में से 7 राज्यों में एनडीए की सरकार लोगों की सेवा में लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने एनडीए गठबंधन को अब तक का सबसे सफल गठबंधन करार दिया। हमारा ये अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है, जो भारत का आत्मा है, भारत की जड़ों में जो रचा बसा है, उसका एक अर्थ में प्रतिबिंब है। हमारे देश में 10 ऐसे राज्य जहां हमारे आदिवासी बंधुओं की संख्या प्रभावी रूप से है, निर्णायक रूप से है, जहां इस आबादी आदिवासियों की ज्यादा है, ऐसे 10 राज्यों में से 7 राज्यों में एनडीए सेवा कर रहा है। सरकार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि सरकार चलाने के लिए बहुमत की जरूरत होती है और देश चलाने के लिए सर्वमत की। उन्होंने एनडीए के होने के मायने कुछ इस अंदाज में समझाए। तो मैं कहूंगा एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। एनडीए ने हमेशा करप्शन फ्री, रिफॉर्म ओरिएंटेड, स्थिर सरकार देश को दी है। जब जब हमें अवसर मिला हम लोगों ने काम किया है। उसके सामने कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए, अब उन्होंने पुरानी अपनी छवि सुधारने के लिए नाम बदल दिया, लेकिन पहचान घोटालों की है। कहते हैं राजनीति में दल मिल जाते हैं लेकिन दिल नहीं, रीति मिल जाती है लेकिन नीति नहीं। लेकिन एनडीए गठबंधन के साथ ऐसा नहीं है। 2004 में यूपीए की सरकार आने के बाद एनडीए सत्ता से बाहर हो गया। एनडीए 10 साल सत्ता से बाहर रहा, लेकिन एनडीए रहा। इसके विपरीत दूसरी तरफ इंडी गठबंधन से दलों के रास्ते नतीजे आने के बाद अलग होने शुरू हो गए हैं।